मेरे प्रिय विद्यार्थियों, भारतीय संस्कृति में जो हम पढ़ रहे थे उसी के तहत हम क्रमशः पढ़ेंगे। मैं डॉक्टर सीमा शकुनी, एसबीपी राजकीय महाविद्यालय डूंगरपुर से भारतीय संस्कृति में अब तक हम पढ़ चुके थे कि भारतीय संस्कृति क्या है और इसके आगे वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है, उसी को ही हम पढ़ रहे थे। वही वर्णाश्रम व्यवस्था जिसके आगे हमने कल भेद पढ़े थे, उसी के बारे में आज आगे हम क्रमशः पढ़ रहे हैं कि श्रुतियों से और जो वेदों में बताई गई चीज़ें हैं कि वैदिक धर्मी समाज में चातुर्वर्ण जो प्रस्तावित होने से या जो 4 भागों में बांटा गया, उनमें से एक वर्ग विशेष को चुनकर उसे संरक्षण का दायित्व सौंप दिया और जिसको दायित्व सौंपा उसको क्षत्रिय कहा गया कि यह समाज की रक्षा करेगा, सुरक्षा देगा उसी के तहत, और जो पूजा पाठ का काम करेगा उसे ब्राह्मण कहा गया। संरक्षण का कार्य महत्वपूर्ण होने से क्षत्रिय के स्थान ने श्रेष्ठत्व को प्राप्त किया। इस प्रकार क्षत्रिय वर्ण के निर्माण के बाद बृहदारण्यक उपनिषद में कहा गया है कि सह नः व्यभवत् वसवः रुद्राः आदित्याः विश्वदेवाः मरुतः इति यानि एतानि देवजातानि गणशः आख्यायन्तेः सह विश्वम् असृजतः। अर्थात वह समाज व्यवस्थापक ब्राह्मण वर्ण फिर भी समर्थ नहीं हो पाया, अर्थात ब्राह्मण जो है वो समाज व्यवस्था के बारे में समर्थ नहीं हो पाया। इस कारण से वसु, रुद्र, आदित्य, विश्वदेव और मरुत आदि समूह रूप जो देवता हैं, उन्हीं का ही अलग अलग समूहों में उनको बनाया, समूह दिए गए और जिन्हें क्या कहा गया, विष कहा गया। इन श्रुति से स्पष्ट है कि ब्राह्मण रूपी समाज क्षत्रिय द्वारा सुरक्षित तो था, किंतु सामाजिक तौर पर आत्मनिर्भर न था। अतः उसे एक ऐसे वर्ग की आवश्यकता महसूस होने लगी जो सामाजिक जीवन के संसाधनों को संचित करके जुटावे। इस आवश्यकता की पूर्ति के निमित्त कुछ समूहों को और बनाया। वे व्यापारियों के संगठन थे जो वेश्य कहलाए। अर्थात जैसे जैसे हम यहाँ अनुमान लगा सकते हैं कि जैसे जैसे आवश्यकता बढ़ती गई वैसे वैसे यहाँ विभाजन होता गया। इस प्रकार क्षत्रिय एवं वैश्य वर्ण के निर्माण के बाद में बृहदारण्यक में कहा गया है कि सह नः एव व्यभवतः सह पोषणं शूद्रं वर्णम् असृजत इयं वे पुषा यत् इयं किं च हि इदं सर्वं पुष्यति। अर्थात वह समाज व्यवस्थापक ब्राह्मण वर्ग अब भी पूर्ण समर्थ न था, अतः उसने समाज को पोषण निमित्त पुषारूप पृथ्वी के समान शूद्र वर्ण का निर्माण किया। यह शूद्र वर्ण भी पोषक था क्योंकि वही सबका पोषण कर सकता था। इस श्रुति से स्पष्ट है कि ब्राह्मण रूपी समाज क्षत्रिय द्वारा सुरक्षित एवं वैश्य द्वारा जीवन सामग्री के व्यवस्थापन के उपरांत भी इसलिए असमर्थ था क्योंकि उस जीवन सामग्री को उत्पन्न करने वाला कोई वर्ग तो होना चाहिए जो अब तक न था या अब तक उसका विभाजन न किया गया था। अतः उस ब्राह्मण समाज में से ही एक ऐसा वर्ग बना जो जीवन उपयोगी पदार्थों का निर्माण करने लगा और वही वर्ग क्या कहलाया, शूद्र कहा गया। बृहदारण्यक उपनिषद में वर्णित उक्त वर्णोत्पत्ति समाज के क्रमिक विकास को सूचित करती है, अर्थात हमें बताती है कि किस तरह से वर्ण बने। वर्ण व्यवस्था में चारों वर्णों की समानता बताई गई है, यहाँ शूद्र को हीन नहीं कहा गया। इससे स्पष्ट है कि वैदिक वर्ण व्यवस्था में भी शूद्र भी अन्य वर्णों के समान उच्च वर्ण का ही था, अर्थात चारों एक ही समान थे, सबके केवल कार्य अलग अलग थे। चारों वर्णों के निर्माण के बाद भी समाज का नियमित संचालन नहीं हो पाया, अतः संपूर्ण समाज ने मानव स्वभाव का पूर्ण निरीक्षण करने तथा तत्वज्ञान का पूर्ण संशोधन कर धर्म नामक तत्व की स्थापना की। और उसी को ही उपनिषद में कहा गया है। कौन से उपनिषद में कहा है? बृहदारण्यक उपनिषद में कहा है कि सह न एव व्यभवतः ततः श्रेयोरूपम् अत्यसृजत यत् धर्मः तत् क्षत्रस्य क्षत्रत्वं तस्मात् धर्मात् परं नास्ति अथो यथा अबलीयान राजा बलि याम सम आशंसते। इस श्रुति का तात्पर्य है कि चारों वर्णों के पृथक पृथक धर्म तथा कर्तव्य कर्म निर्धारित किए गए ताकि वे पारस्परिक हस्तक्षेप कर सामाजिक विकास में बाधक न बने। जब वर्णों के कर्तव्य कर्म निर्धारित हो गए तो उनकी संतानों ने भी परंपरागत कर्मों को अपनाकर समाज व्यवस्था को जन्म पर आधारित कर दिया। ये वर्ण धर्म क्या थे? इस बारे में भगवद गीता में कहा गया है कि ब्राह्मण क्षत्रिय विषाम शूद्राणां च परं तपः कर्माणि प्रविभक्तानि स्वभाव प्रभवै गुणैः। अर्थात यहाँ गुणों के कारण
भारतीय पद्धति में जो मनुष्य की श्रेणियाँ या जो वर्णों का विभाजन किया गया है वो गुणों के प्रभाव के कारण है। केवल गुण ही मनुष्य के श्रेणी विभाजन हेतु पर्याप्त नहीं होते हैं, बल्कि उनमें 3 चीज़ें होती हैं, गुण होता है, स्वभाव होता है और कर्म। ये तीनों ही मिलकर मनुष्य की श्रेणियों को बनाया है। यूँ तो गुण, कर्म एवं स्वभाव परस्पर संबंधित है, लेकिन फिर भी स्वभाव से गुण उत्पन्न होता है तथा गुण से ही कर्म किया जाता है। जैसा कि हम जानते हैं कि व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है वैसे ही क्या होता है, गुण होते हैं, क्योंकि वो वैसा ही आचरण करता है और जैसा वह आचरण करता है वही उसका कर्म निर्धारित होता है, अर्थात वह वैसा ही कार्य करेगा। जैसे उसकी बुद्धि होगी वैसे ही वह कार्य को करेगा। समाज में वर्णों के निर्माण का संबंध तो कर्म से ही है। यही कारण है कई बार कर्म के अभाव में गुण एवं स्वभाव से भी वर्ण निश्चय की संभावना होती है। इस प्रकार भगवद गीता में कहा गया है कि शमोह दमः तपः शौचम शांतिः आर्जवम एवह च ज्ञानम विज्ञानम आस्तिक्यम ब्रह्म कर्म स्वभावम स्वभाव आजम। भगवद गीता में कहा गया है ये श्लोक। ब्राह्मण में शम, दप, शौच, शांति स्वभाव है, तप, आर्जव, आस्तिक्य ये गुण हैं और ज्ञान या विज्ञान ये कर्म कहे गए हैं। गुण कर्म और निर्धारण में ही संभव है, अर्थात किसी व्यक्ति का स्वभाव और फिर गुण और फिर कर्म ही उसके चरित्र का निर्माण करते हैं। किसी पुरुष में शम आदि स्वभाव एवं तप आदि गुण हो किंतु ज्ञान विज्ञान आदि कर्म नहीं हो तो वहाँ कर्म के अभाव में गुणों के आधार पर उसे ब्राह्मण मान लिया जाता है। स्पष्ट है भारतीय परंपरा के अनुसार मनुष्य के 4 वर्ग ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य एवं क्षुद्र वर्णों के नाम से जाने जाते हैं। ये चारों वर्ण गुण, कर्म एवं स्वभाव के आधार पर बनाए गए हैं। इस विभाजन को ही वर्ण व्यवस्था कहा गया है। जैसा कि सबसे पहले ब्राह्मण वर्ण है, फिर क्षत्रिय वर्ण है और फिर वैश्य वर्ण है और शूद्र वर्ण है। ब्राह्मण वर्ण पे मैं थोड़ा सा प्रकाश डालूंगी कि वर्ण व्यवस्था का आदि सोपान ब्राह्मण वर्ण है। ब्राह्मणों अस्य मुखम आसीत, पुरुष सूक्त में कहा गया है कि यह विराट पुरुष का मुख है। जिस प्रकार संपूर्ण मानव शरीर में मुख्य होता है, ठीक उसी प्रकार वर्ण व्यवस्था में ब्राह्मण मुख्य है। ब्रह्म ज्ञान से संबंध होने के कारण भी उसकी ब्राह्मण संज्ञा है, ऐसा अधिकांश विद्वानों का मत है। और ब्राह्मण शब्द ब्रीहम धातु से निष्पन्न होता है, जिसका अर्थ है निरंतर बढ़ते रहना। चूँकि ब्राह्मण में यह वर्ण ही बढ़ा हुआ है, गुणात्मक एवं संख्यात्मक दोनों स्तरों पर इसके बढ़े हुए रूप को देखे जाने के कारण इसे ब्राह्मण की संज्ञा दी गई है। क्षत्रिय का हम कल पढ़ेंगे। रिकॉर्डिंग बीच में ही बंद होगी क्या मालूम, मैं तो बंद करने की तो मिला ही नहीं। हूँ હવે તમારે ફેરે अरे हाँ दीवार ने कहा नहीं, हाँ ये तुमने खबर नहीं है। चलो ना नहीं थे। ऑन भी करी थी? ऑन करी थी मैं, ऑन तो करी है जो वीडियो सेव वैसे में तो क्या बटन दबी के कौन थे हो खबर તમે એટલો આજકાલ બોલી રહ્યો હો, મતલબ હવે ને થઈ એનું કારણ ને થઈ બાટા કેટલું બઢિયા સમજાવીને ધીરે ધીરે મને લડ પડેગા એમ કરીને ધીરે ધીરે બોલી રહી थी હું તો બાબાજીને એવો ગુસ્સો આવી રહ્યો હે। अरे यार એટલી માથાકૂટ કરીને હું થયો? जी हाँ सेव था जो एक जरा भी नहीं थी वीडियो शुरू से नहीं थयो। हाँ तो मैं ऑन करूँ भूल गया, रिकॉर्डिंग करूँ भूल गया था। रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी इनमें नहीं थी बेटा वो કે ટચ થઈ ગયું ને બંધ થઈ ગયું એમ લાગે મને। डबल टच करना की बेटा ऑन पे ऑफ थी ये आज पहली बार हुआ ऐसा। वे रिकॉर्डर में स्क्रीन का तो हाँ वी रिकॉर्डर है बस। हाँ तो वो टच डबल टच થઈ ગયું બગા ને
ઓન થઈને ઓફ થઈ ગઈ ભેગા એટલું બઢિયા છું જમાવીને બોલી તે મતો તે સ્લાઇડ બનાવી છે બાટા अरे हमारे एक पार्टी में होमो लेवा जब हुआ निमेश जी हाथे 5 लाख रुपए बढ़िया बात है मैं નિમેશજીને હાથે કેમ જવું તમારે અરે જીપે બુક કરવાડ્યો મેનો ઘરની જોયું નહીં હવે નિમેશજી મળવા વાળો વ્યાપારી છે હવે રાણી કે નિમેશજી को लेकर आया કેમ બેન ઘરે જાવું હોય કે લેવા બિસ્કિટ ને 24 હું ના ના જાય ને તો દાવડા નિમેશજીને લઈને આવી જજો દાવડા નિમેશજી દોસ્ત है નિમેશજી શું મારે નામ કોન્ટેક્ટ કર્યો તો ચલો ले चलो મારે બેગ આજ પડ્યો પછી મને મેસેજ ને ના હું કરવા ના તે મેસેજ આવો પડે અચ્છો લાગે પછી મારે બેગ લઈ જજો ના તારો કરીને જો ચાવી લઈ જજો તમે ચાબી લઈ જજો તારું કરી દેજો બસ જવું પડે ને પછી એમ તો